थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कुछ डेली कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस हैं आज हमारे पास। सुनने में बहुत बेसिक लग सकते हैं, लेकिन कुछ इनको बोलते समय गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि इनको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। नरेशन टाइप सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें कई बार हम अपनी उसी बात को या सामने वाले की बात को उसी के शब्दों में रिपीट करते हैं, कई बार अपने शब्दों में रिपीट करते हैं। और बहुत सारे ऐसे इडियोमेटिक सेंटेंसेस एंड एक्सप्रेशंस जिनको हम हिंदी से इंग्लिश में जब ट्रांसलेट कर देते हैं तो वो थोड़ा सा अजीब साउंड करते हैं या ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाते हैं। तो सेशन को पूरा देखिएगा। आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर करता हूं। देखिए, जैसे कि मैंने पूछा मेरे मौजे कहाँ हैं, राइट। तो हर सेंटेंस को हम यहाँ दो तीन तरीके से बोलेंगे, और जितने भी तरीके से सेंटेंस बनाएंगे वर्ड ऑर्डर और ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने पूछा मेरे मौजे कहाँ हैं, एक बेसिक तरीके से मैंने इसको कहा, आई आस्क्ड वेयर आर माई सॉक्स। देखिए, मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाला हुआ है। इसको हम कह देते हैं डायरेक्ट सेंटेंस, राइट। यानी कि जो बात मैंने उनसे कही उसी समय वही बात मैं आपको वही वाली सेंटेंस को यहाँ पर आपको रिपीट करके बता रहा हूँ कि मैंने पूछा मेरे मोजे कहाँ हैं, आई आस्क्ड वेयर आर माई सॉक्स, राइट। ना मैंने टेंस बदला ना कुछ। भले मेरे बात मैंने पहले पूछी थी, पहले मेरे मोजे खोए हुए थे, तब भी मैं वही सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ। लिखते समय यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में डाल देते हैं, बोलते समय कोई जरूरत नहीं है, सिंपल बोल दिया जाता है। आई आस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा, महिला थी, आई आस्क्ड हर वेयर आर माई सॉक्स, सिंपल। लेकिन अगर मैं इसको नरेशन करूं, राइट, वो बात मैं अपने शब्दों में प्रेजेंट में आपको बताऊं, तो मैं कहूंगा आई आस्क्ड हर वेयर माई सॉक्स वर। दो बातें हैं इसमें ध्यान रखने वाली। एक तो हमें टेंस बदलना पड़ेगा कि पास्ट में पूछा था मेरे मोजे कहाँ थे, तो वेयर माई सॉक्स वर। और दूसरी चीज यह है कि जब मैं आपको ये नरेशन करके बता रहा हूं तो इस वक्त मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, राइट। ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने डायरेक्ट वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया था, तो क्वेश्चन जैसा यहां बनाया, आई आस्क्ड वेयर आर माई सॉक्स, राइट। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, अब मैं वो स्टेटमेंट के तरीके से आपको बता रहा हूं। सो आई आस्क्ड हर वेयर माई सॉक्स वर। तो यहां पर देखिए, आगे मैंने क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाया है, तो इस वर्ड को बड़े ध्यान से देखिए। वेयर आर माई सॉक्स एक क्वेश्चन है, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, राइट, एंड वेयर माई सॉक्स वर ये एक स्टेटमेंट है, फिर ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर नहीं रह गया। तो नरेशन जब हम करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, तो बस यही हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा सेंटेंस इस वक्त क्वेश्चन है या नहीं। तो नीचे वाले सेंटेंस में अपने शब्दों में बताते समय ये क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैंने उसको सेंटेंस के तरीके से स्ट्रक्चर किया। इसी बात को फिर थोड़ा आते हैं और अच्छे तरीके से, इफेक्टिवली अच्छे तरीके से सेंटेंस बोलना, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई आस्क्ड हर वेयर माय सॉक्स हैड गॉन। ये कह दिया जाएगा। दोनों जो सेंटेंसेस है बिल्कुल ठीक है। सो वेयर माय सॉक्स हैड गॉन ये कह देना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। इससे मैंने और इंडिकेट कर दिया कि मेरे मोजे कहाँ थे उस वक्त, लिटिल पास्ट की तरफ इंडिकेट करने के लिए मैंने हैड गॉन कह दिया है, राइट। दूसरे तरीके से वो बोली मैंने पहन लिए। अब देखिए, यहाँ पर उसने कहा, मैंने कहा, उसने पूछा, मैंने बताया, इस प्रकार के सेंटेंसेस है दो चार। उसके बाद फिर और अच्छे सेंटेंसेस आएंगे थोड़े से इडियोमेटिक। वो बोली मैंने पहन लिए, तो वाइफ ने कहा मैंने पहन लिए, तो वो बोली मैंने पहन लिए। शी रिप्लाइड आई वॉन्ट देम, शी रिप्लाइड आई वॉन्ट देम, यानी कि मैंने पहन लिए हैं। यहाँ पर जो वी दिख रहा है ना, यहाँ पर ये हैव है, तो वही जो उन्होंने उस वक्त बात कही थी वही बात मैं यहाँ पे उन्हीं का सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ। तो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, बस कॉमा में डाल दिया है। लिखते समय और बोलते समय वो भी जरूरत नहीं है। सो शी रिप्लाइड आई हैव वॉन्ट देम, मैंने पहन लिए हैं। दूसरे तरीके से कह सकते हैं शी सेड। देखो, शी रिप्लाइड, शी सेड, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, राइट। सो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा आई एम वेयरिंग देम। शी सेड आई एम वेयरिंग देम, इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे क्योंकि उन्हीं की बात को रिपीट कर रहे हैं ना। शी सेड आई एम वेयरिंग देम, आई हैव वॉन्ट देम, आई एम वेयरिंग देम, कोई फर्क नहीं है। कई बार हम रिपीट कर चुके हैं। दो तीन तरीके से एक बात को कहा जा सकता है। नीचे वाला ज़्यादा बेटर है, आई एम वेयरिंग देम, क्योंकि ना जब भी हम पहने हुए की बात कर रहे होते हैं तो आईएनजी लगा करके बोल दिया जाता है। जैसे मैं कहूँ मैंने ब्लैक स्वेटर पहना हुआ है, सो आई एम वेयरिंग कह दूंगा, क्योंकि पहने हुए की अवस्था ही है, राइट। पहन चुका चुकी से मतलब नहीं है, अभी कंडीशन बता रहा हूं। सो आई एम वेयरिंग अ ब्लैक स्वेटशर्ट राइट नाउ, राइट, अभी पहना हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे अवस्थाएं हैं जिनमें आईएनजी के साथ बोल देते हैं। जैसे मैं कहूं मैं कुर्सी पे बैठा हूं, तो आई हैव सेट ऑन द चेयर नहीं कह करके मैं कहूंगा आई एम सिटिंग इन द चेयर, यानी कि मैं कुर्सी पे बैठा हुआ हूं। कोई बंदा खड़ा हुआ अगर है, हाँ, तब भी वहां पर खड़ा हुआ है तो कंफ्यूजिंग लगता है थोड़ा सा कहने में, तो खड़ा हुआ भी इसी तरीके से कह देंगे, ही इज स्टैंडिंग, राइट। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनके साथ हम आईएनजी साथ में लगा के ही चलते हैं। सो शी सेड आई एम वेयरिंग देम, उन्होंने कहा मैंने पहने हुए हैं, राइट। पहन रही हूं से मतलब नहीं है इसका, राइट। इसी बात को एक और तरीके से मैं अपने शब्दों में बताऊं आपको। यहां तो मैंने उनका सेंटेंस रिपीट किया है दोनों बार,
राइट। अब मैं अपने शब्दों में बताऊं, उन्होंने क्या कहा था, शी सेड दैट शी वॉज वेयरिंग देम, क्योंकि मैंने टेंस भी बदला, उस वक्त कहा था कि उन्होंने पहने हुए थे। शी सेड दैट शी वॉज वेयरिंग देम, उन्होंने पहन रखे थे, पहने हुए थे। आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमने कहा शी सेड दैट शी वॉज वेयरिंग देम, दैट यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट कंपलसरी हियर, कंपलसरी नहीं होता है। उसके बाद में मैंने कहा तुम्हारे कहाँ हैं, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हम इस प्रकार से बोल देते हैं, मैंने कहा तुम्हारे कहाँ हैं, तो डेफिनेटली मोजों की ही बात हो रही है, तो यहाँ पर अलग तरीके से बोला जाएगा। देखिए इसमें अगर मैं इसी सेंटेंस को मैं ऐसे कहूँ, मैंने कहा तुम्हारे मोजे कहाँ हैं, तो थोड़ा ग्रामर बदलेगी, और मैं इतना कहूँ मैंने कहा तुम्हारे कहाँ हैं, तो अलग तरीके से बोला जाएगा। जैसे मैंने कहा आई सेड वेयर आर योर्स, तुम्हारे कहाँ हैं, तो मैंने वही लाइन रिपीट कर दी, राइट। तो मैं डायरेक्ट सेंटेंस आपको बता रहा हूँ, आई सेड, मैंने उनसे कहा, आई सेड तुम्हारे कहाँ हैं, वेयर आर योर्स, राइट। जैसे कोई चीज पड़ी हुई है, मैं पूछूं क्या ये तुम्हारा है, इज दिस योर्स। लेकिन अगर मैं कहने लग जाऊं क्या ये मोबाइल तुम्हारा है, सो इज दिस योर मोबाइल, तो एक में योर स्पेल आके छोड़ रहे हैं यहां पर, इज दिस योर्स, वेयर आर योर्स। और अगर मैं पूछूं, मैंने यहां पर मैं कहूं मैंने पूछा तुम्हारे मोजे कहाँ हैं, सो आई आस्क्ड वेयर आर योर सॉक्स। आया होगा आपको समझ में। मान के चलिए कि कोई चीज़ पड़ी हुई है, मैंने कहने लग जाए हम कि ये मोबाइल जो है उस लड़की का है, ये मोबाइल उस लड़की का है, सो दिस इज हर मोबाइल, राइट, दिस इज हर मोबाइल, ऐसे कहा। लेकिन अगर मैं मोबाइल को मेंशन ना करूं, मैं सिर्फ इतना कहूं ये उस लड़की का है, ये उस लड़की का है, तो कह दूंगा दिस इज हर्स, दिस इज आर्स, राइट, दिस इज हिज। मैन के लिए हिज ही रहेगा, तो हिज नहीं करेंगे, हिज ही कर देंगे, दिस इज हिज, राइट। सो इट्स आर्स, इट इज हर्स, इट इज आर्स, और दिस इज हिज, लड़के के लिए कर देंगे। तो आई होप इसमें इतना समझ में आया होगा। आई सेड वेयर आर योर्स, आपके कहाँ हैं, मैंने उनसे पूछ लिया। दूसरे तरीके से अब देखो यहाँ पे मैंने कहा आई सेड, मैंने कहा, और यहाँ पर मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन था या स्टेटमेंट था उस वक्त, कॉमा में डाला है, तो इस सेंटेंस का कोई लेना देना इससे नहीं है। आई सेड, आई आस्क्ड, दोनों का मतलब अलग है वो, राइट। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि भैया यहाँ तो क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपने यहाँ आई सेड कहा, आई आस्क्ड क्यों नहीं कहा, अलग अलग पार्ट है, राइट। आई सेड, और जो कहा क्वेश्चन था या कुछ भी था, वो आगे से मतलब रह गया, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका हम मिलान नहीं करते हैं, चलता है, ये कॉन्वर्सेशन में मैसेज क्लियर है, क्योंकि ये दोनों जो पोर्शन बोले हैं करेक्ट है, राइट। आप यहाँ पर ऐसे कह सकता हूँ, आई आस्क्ड वेयर हर सॉक्स वर, ये मैंने अपने शब्दों में बता दिया आपको, आई आस्क्ड वेयर हर सॉक्स वर। तो देखिएगा वेयर आर योर सॉक्स और वेयर हर सॉक्स वर, फिर से मैंने वर्ड ऑर्डर बदला है, एक बात को कहा मैंने सेंटेंस के तरीके से, स्टेटमेंट है, और एक को कहा क्वेश्चन के तरीके से, राइट। तो नरेशन में ज्यादा केवल दो ही हमें चीजें याद रखनी पड़ती हैं कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूं या स्टेटमेंट है, पास्ट का क्वेश्चन है या स्टेटमेंट बता रहा हूं इस टाइम पे, और टेंस बदलना पड़ता है बस, कि पहले की बात को मैं पहले के ही हिसाब से वही सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं, या पहले की बात अपने शब्दों में अब बता रहा हूं, तो टेंस बदल के बताना पड़ेगा, राइट। नाउ वो बोली वो भी मैंने ही पहन लिए हैं, जैसे कि मैंने पूछा वेयर आर योर्स, तुम्हारे मोजे कहाँ हैं, वो बोले कि वो भी मैंने ही पहन लिए हैं, तो दोनों तरीके से कह सकते हैं। शी सेड आई हैव वॉर्न दोज टू, आई हैव वॉर्न दोज टू, या फिर आई एम वेयरिंग दोज टू। उन्होंने कहा कि वो भी मैंने ही पहन लिए हैं, तो टू लास्ट में चला जाता है। शी रिप्लाइड शी वॉज वेयरिंग दोज टू, ये अपने शब्दों में कह दिया। शी रिप्लाइड शी वॉज वेयरिंग दोज टू, यानी कि अपने वाले भी उन्होंने पूछे, मैंने उनसे पूछा कि वेयर आर योर्स, शी रिप्लाइड आई एम वेयरिंग दोज टू, वो भी मैंने ही पहन लिए हैं। आई एम वेयरिंग योर सॉक्स एंड आई एम वेयरिंग दोज टू, वो वाले भी मैं ही पहने हुए हूँ। नाउ मैंने पूछा क्या तुमने एक के ऊपर दूसरा मोजा पहना हुआ है। अब यहाँ पर आ जाता है ऑन कहें या ओवर कहें, ऑन ऑन ओवर को समझते हैं। मैंने कहा, मैंने पूछा क्या तुमने एक के ऊपर दूसरा मोजा पहना हुआ है। देखिए यहाँ पर हम ओवर कहेंगे, समझते हैं क्यों कह रहे हैं। आई आस्क्ड आर यू वेयरिंग वन सॉक ओवर दी अदर। ओवर का मतलब हो जाता है कवर करने के लिए, जैसे कि ना ऑन का मतलब है आप किसी सरफेस पे किसी चीज़ के होने की बात कर रहे हैं, जैसे कि देयर इज़ अ लैपटॉप ऑन द टेबल, राइट, देयर इज़ अ माउस ऑन द टेबल, यानी है लैपटॉप जो है, माउस जो है वो टेबल के ऊपर है। ओवर का मतलब हो जाता है आप एक डिस्क्राइब कर रहे होते हैं थोड़ा क्लियरली चीज़ को कि कवर किया हुआ है, राइट। जैसे कि मैंने अंगूठे के ऊपर अपना रुमाल डाल दिया, एक अंगूठी है, मैंने अंगूठी के ऊपर अपना रुमाल डाल दिया, सो आई ड्रॉप माई हैंकी ओवर द रिंग। ओवर द रिंग यानी कवर कर दिया उसको, तो वहां पे वो मोजे के ऊपर मोजा चढ़ा दिया है। सो आई आस्क्ड
आर यू वेयरिंग वन सॉक ओवर द अदर, लाइक ओवर जैसे कि द प्लेन फ्लू ओवर माई हाउस। ओवर माई हाउस जब मैंने कहा तो पूरा कवर हो गया, यहां से लेके वहां तक ऊपर से गुजर गया, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। या फिर इसी चीज को मैं एक और तरीके से बोलता हूं, देखिए, आई आस्क आर यू वेयरिंग वन सॉक ओवर द अदर, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं आई आस्क इफ। यहां पर देखिए क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन वाले को जब हम यहाँ पे कन्वर्ट करके अपने शब्दों में बताते हैं तो इफ लगा दिया जाता है। सो आई आस्क इफ शी वाज वेयरिंग वन सॉक ओवर अनदर। आई आस्क इफ शी वाज वेयरिंग वन सॉक ओवर अनदर, क्या एक के ऊपर दूसरा मोजा पहना हुआ है। अपने शब्दों में बताऊंगा तो ये क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट बताते समय क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं स्टेटमेंट में तो इफ कह देते हैं, राइट। सो आई आस्क्ड आर यू वेयरिंग वन सॉक ओवर अदर, एक के ऊपर दूसरा पहना हुआ, ये लिटिल क्वेश्चन है और ये स्टेटमेंट में कन्वर्ट करूंगा। सो आई आस्क इफ शी वाज वेयरिंग वन सॉक ओवर अनदर, दूसरे के ऊपर पहना हुआ है क्या, राइट। तो ये एक अलग रूल है, बस इतना सा एक और याद कर लेंगे कि क्वेश्चन को जब हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो इफ लगा देंगे, राइट। जैसे मैंने पूछा कि आई आस्क्ड आर यू गोइंग, ये क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछा वही बता दिया। आई आस्क्ड हिम आर यू गोइंग, ये वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया जो पूछा था, लेकिन अब मैं अपने शब्दों में यहां बताऊं तो उसको मैं क्वेश्चन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दूंगा। आई आस्क्ड इफ ही वाज गोइंग, तो क्वेश्चन को नरेशन करते समय इफ लगा करके बता देते हैं, क्योंकि वो फिर वो क्वेश्चन नहीं रहता है, वो स्टेटमेंट हो जाता है, राइट। उन्होंने अपनी चोरी कबूल करते हुए कहा हाँ, जैसे मैंने उनसे पूछा कि आई आस्क्ड इफ शी वाज वेयरिंग वन सॉक ओवर अनदर, क्या उन्होंने एक के ऊपर दूसरा मोजा पहना हुआ है, तो उन्होंने अपनी चोरी कबूल करते हुए कह दिया हाँ। सो एडमिटिंग हर लिटिल थेफ्ट शी सेड यस। एडमिटिंग हर, एडमिट करने का मतलब ही हो जाता है कुल मिलाकर के एक्सेप्ट कर लेना। ओके आई एडमिट, राइट। ओके आई अग्री विद यू और आई एडमिट में फर्क क्या है। आई अग्री विद यू में आप केवल सामने वाले के साथ में एग्रीमेंट जता रहे हैं कि भाई आप जो कह रहे हैं मैं उस बात को मानता हूं, और आई एडमिट का मतलब हो जाता है कुल मिलाकर के कि मैं एक्सेप्ट करता हूं। तो जनरली हम ना एक्चुअल में जैसे कहते हैं कि अपनी गलती मान लो, राइट। तो हम ये नहीं कहेंगे कि एक्सेप्ट योर मिस्टेक। एक्सेप्ट का मतलब हुआ कबूल करना, कुछ चीज एक्सेप्ट करना, राइट। लेकिन एडमिट का मतलब हो जाता है दूसरे संदर्भ में एक्सेप्ट कर लेना, यानी मान लेना, उस बात को ट्रू साबित करना, ट्रू मान लेना। ओके आई एडमिट माई मिस्टेक। तो ये कुछ कुछ शब्द होते हैं जो अपने संदर्भ में अपने तरीके से बोले जाते हैं, राइट। तो यहां पर कह दिया एडमिटिंग हर लिटिल थेफ्ट शी सेड यस, उन्होंने अपनी छोटी सी चोरी, ये एक सेंटेंस हमने बना करके कहा है लेकिन आप ऐसे भी कह सकते हैं फाइनली कन्फेसिंग शी सेड यस। देखिए यहां पर हम बार बार कह रहे हैं एडमिटिंग हर लिटिल थेफ्ट, यहां पर कह रहे हैं फाइनली कन्फेसिंग। आईएनजी पता है यहां पे क्यों लगा रहे हैं, यानी कि दो काम साथ में हुए, कन्फेस करते हुए। कन्फेस का मतलब ही होता है अपनी गलती को मान लेना, स्वीकार कर लेना, सरेंडर कर देना। सो फाइनली क्या करा, फाइनली कन्फेसिंग यानी गलती को स्वीकारते हुए शी सेड यस। आईएनजी यहां पर इसलिए लगा रहे हैं, जैसे बहुत सारे काम ऐसे बोले जाते हैं जैसे कि वो रोता हुआ आया, वो रोता हुआ आया, तो यहां पर क्या है, दो काम साथ में हो रहे हैं। सो ही केम क्राइंग, ही केम क्राइंग यानी कि वो रोता हुआ आया। जैसे कि तुम हमेशा मेरे पास में रोते हुए आते हो, यू ऑलवेज कम टू मी, तुम जब भी मेरे पास आते हो यू ऑलवेज कम टू मी क्राइंग। तो उस काम की भी कंटिन्यूटी जताने के लिए आईएनजी लगा देते हैं। इंग्लिश में आईएनजी का मतलब ही है कि आप प्रोग्रेस बता रहे हैं, समथिंग इज इन प्रोग्रेस। आईएनजी कहीं भी सुन रहे हैं तो समझ जाइए कि कंटिन्यूटी जताई जा रही है उस काम के बारे में। एक जेरेंड के साथ, जेरेंड के तरीके से भी वर्ब्स यूज होते हैं, वो एक अलग संदर्भ है। सो फाइनली कन्फेसिंग यानी कबूल करते हुए शी सेड यस, हाँ मैंने दो मोजे पहने हुए हैं, यस आई एम वेयरिंग वन सॉक ओवर अनदर, एक के ऊपर दूसरा पहना हुआ है, एंड द फर्स्ट वन इज योर्स एंड द सेकंड वन इज माइन, राइट। सो मैंने पूछा जब कमरे में कोई नहीं है तो हीटर क्यों चल रहा है। अब यहां पर मैंने पूछा जब कमरे में कोई नहीं है तो हीटर क्यों चल रहा है। आई आस्क्ड व्हाई इज द हीटर ऑन व्हेन नो वन इज इन द रूम। छोटे छोटे पोर्शन है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा व्हाई इज द हीटर ऑन, हीटर क्यों चल रहा है, व्हेन देयर इज नो वन इन द रूम, व्हेन देयर इज नो वन इन द रूम, यहां देयर लगा देंगे तब भी कोई बुराई नहीं है। तो ये छोटी, ये तो इतनी सारे करेक्शंस हैं, इतने सारे एक्सेप्शंस कह लीजिए, ऑप्शंस कह सकते हैं इनको, कहें ना कहें जरूरी भी नहीं है, लगा देंगे तब भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये छोटी छोटी चीजें ना ऐसे अगर एक एक सेंटेंस से समझने बैठते हैं तो बहुत समय लगेगा। इसको सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि जब आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पे आप
70-80 करीबन 100 पार्टिसिपेंट होते हैं एक ग्रुप में, उनके साथ रियल टाइम में प्रैक्टिस कर पाएंगे। चैटिंग कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, ग्रुप कॉल का ऑप्शन होता है, वहाँ पूरा दिन कॉन्वर्सेशन चलती रहती है। तो जब आप दूसरे लोगों को कॉन्वर्सेशन करते सुनेंगे तो आप देखेंगे कि एक बात को हर बंदा अपने ही तरीके से कहता है, लेकिन उनके सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं। जैसे ये जो 2 तरीके से मैं इस बात को कह रहा हूँ, किसी को 3 तरीके से कह रहा हूँ, 30 तरीके से घुमा फिरा के बोला जा सकता है। कई बार वर्ड बदल जाएगा, कई बार ग्रामर बदलेगी, स्ट्रक्चर बदल जाएगा, राइट। तो वहां पर आपको एक तरीके से कुल मिला के भाषा समझ में आने लगेगी, ग्रामर के रूल्स से थोड़ा सा आपका जुड़ाव खत्म हो जाएगा, और जितना जितना ट्रांसलेशन छोड़ते जाएंगे उतना उतना इंग्लिश में फ्लुएंट होते जाएंगे और इंग्लिश आसान लगने लग जाएगी, राइट। तो वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं जब चाहें, जितनी चाहें। फिर शाम को लाइव क्लास होती हैं, दिन में 2 बार होती हैं, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को। तो आपके पास टाइम है तो दोपहर को अटेंड करिए, शाम को करिए। ज़्यादा टाइम है तो दोनों क्लासेज अटेंड करिए। हमारे पास कोई, हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। तो जो भी दिन में प्रैक्टिस के दौरान कन्फ्यूजन हुआ, तुरंत लाइव क्लास में आए, कन्फ्यूजन दूर किया, गलती को फिर रिपीट नहीं करना है, और प्रैक्टिस करो। यहाँ पे लर्निंग प्लस प्रैक्टिस सब कुछ आपको मिल जाएगा, बहुत मिनिमल अमाउंट में। कोई बहुत बड़ी रकम हम चार्ज करते नहीं है। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बाकी डिटेल्स आप वहाँ पे ले सकते हैं। नाउ वो बोली बस अभी चला है, मैंने कहा कि आई आस्क व्हाइल नो वन इज इन द रूम व्हाई इज द हीटर ऑन। यहाँ पे मैंने 2-3 पोर्शन बोले हैं छोटे छोटे। आई आस्क व्हाइल नो वन इज इन द रूम व्हाई इज द हीटर ऑन। ये पता है मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वही लाइन रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने वहां पर पूछी थी, राइट। इसी को मैं अब आपको अपने शब्दों में, स्टेटमेंट में अगर बदलाने लग जाऊं तो मैं कह दूंगा कि आई आस्क्ड व्हेन देयर वाज नो वन इन द रूम व्हाई द हीटर वाज ऑन, व्हाई द हीटर वाज ऑन, राइट। तो इसको थोड़ा नरेशन के हिसाब से कह दिया हमने। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ वो बोली बस अभी ही चलाया है। उस समय उन्होंने बोला, देखिए, एक मैं उनके शब्दों में बताऊंगा जो उन्होंने शब्द कहे, एक अपने शब्दों में कन्वर्ट कर दूंगा। सो शी सेड आई जस्ट टर्न इट ऑन। ये उन्होंने उस टाइम पे कहा, वो ये उनकी लाइन है। शी सेड आई जस्ट टर्न इट ऑन। यहां पे मैंने कह दिया शी सेड शी जस्ट टर्न इट ऑन। ये जो मैंने हैड लगाया, शी सेड शी हैड जस्ट टर्न इट ऑन, कंपलसरी नहीं है, लेकिन हैड लगा के मैंने यहां पर एक इंडिकेशन और दे दिया कि आई एम टॉकिंग अबाउट लिटरल पास्ट, कि ये बिल्कुल मैं पास्ट की ही बात कर रहा हूं। तो थोड़ा सा क्लियर करने के लिए हैड लगा दिया, अदरवाइज इतना कंपलसरी नहीं है। शी सेड शी जस्ट टर्न इट ऑन, उन्होंने कहा था कि वो अभी ही चलाया है, राइट। नाउ मैंने कहा पिछले आधे घंटे से तो तुम कमरे में गई नहीं हो। मैंने उनसे कहा, देखिए यहाँ पे 2 सेंटेंस हैं। जब उन्होंने कहा शी सेड आई जस्ट टर्न इट ऑन, मैंने अभी अभी चलाया है, तो मैंने उनसे 2 बातें कही कि पिछले आधे घंटे से तो तुम कमरे में गई नहीं हो, इसका मतलब हीटर उससे भी पहले से चालू है। मैंने कहा कि पिछले आधे घंटे से तो कमरे में गई नहीं हो, इसका मतलब हीटर उससे पहले से भी चालू है। देखिए, दोनों सेंटेंसेस बोलेंगे, थोड़े टुकड़े में समझ जाएगा। स्ट्रक्चर सिचुएशन से कनेक्ट करना है, और जो समझ नहीं आए ग्रामर वगैरह वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ कभी कभी कर दिया करें। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया। आई सेड, मैंने जवाब दिया, राइट। कुछ भी कह सकते हैं। यू हैवंट गॉन इनटू द रूम फॉर द लास्ट हाफ एन आवर, बिल्कुल छोटा सा, तुम अभी तक आधे घंटे से तो कमरे में गई नहीं हो। यू हैवंट गॉन इनटू द रूम फॉर द लास्ट हाफ एन आवर, राइट। यहां पर हैवंट क्यों कह रहे हैं? बिकॉज हमें ड्यूरेशन की बात करनी है ना यहाँ पर, आधे घंटे से। तो यहाँ पर जब मैं ड्यूरेशन की बात करूंगा, सो यू हैवंट गॉन इनटू द रूम फॉर द लास्ट हाफ एन आवर, तुम आधे घंटे से तो कमरे में गई नहीं हो। विच मीन्स द हीटर हैज बीन ऑन सिंस। सिंस पता है क्यों कह रहे हैं? स्टार्टिंग पॉइंट के लिए कह रहे हैं। विच मीन्स द हीटर हैज बीन ऑन सिंस, कब से? वे बिफोर दैट, उससे भी बहुत देर पहले से, राइट। तो किसी भी सेंटेंस में हम सिंस जब सुनते हैं तो हम समझ जाएं कि हम स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, कि कब क्या चीज स्टार्ट हुई थी। जैसे कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस आई केम अपस्टेयर्स, जब से मैं ऊपर आया हूं तब से पढ़ा रहा हूं। तो अपस्टेयर्स आना एक स्टार्टिंग पॉइंट था मेरे लिए जब टीचिंग स्टार्ट हुई, राइट। सो आई रिप्लाइड, मैंने कहा, यू हैवंट इवन बीन इनटू द रूम फॉर द लास्ट हाफ एन आवर। यू हैवंट गॉन इनटू द रूम भी कह सकते हैं, बीन इनटू द रूम यानी रूम में होके आई नहीं हो इतनी देर से। सो यू हैवंट बीन इनटू द रूम फॉर द लास्ट हाफ एन आवर्स, व्हिच मीन्स द हीटर हैज बीन ऑन सिंस, कब से? इवन बिफोर दैट, उससे भी बहुत पहले से। वे बिफोर दैट, इवन बिफोर दैट, तो ये सारे के सारे वर्ड्स चेंज किए जा सकते हैं। इवन लगाया तब भी आपने जोर दिया, उससे भी पहले से। वे बिफोर, उससे भी बहुत पहले से। तो इतना सा बस फर्क पड़ता है एक सेंटेंस में, और ये सारी की सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आती हैं और याद रह जाएंगी जब आप
कॉन्वर्सेशन रियल टाइम में करेंगे ना पार्टिसिपेंट्स के साथ, तो सिचुएशन से जुड़े हुए जो वर्ड्स होते हैं वो हमें हमेशा याद रहते हैं। अच्छा, उस व्यक्ति ने ये बात कही थी और इस अवस्था में कही थी, राइट। जैसे कि मैंने ये कहा भी नहीं था कि उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी करी और मुझे घूरने लगी। जैसे कि मैंने उनसे बस इतना कहा, विच मीन्स द हीटर हैज बीन ऑन सिंस वे बिफोर दैट, उससे भी बहुत पहले से हीटर चालू है, बिकॉज यू हैवंट बीन इनटू द रूम फॉर द लास्ट हाफ एन आवर, आधे घंटे से तो तुम कमरे में भी नहीं गई हो। मैंने कहा भी नहीं था कि उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी कर ली और मुझे घूरने लगी। सो नो सूनर डिड आई से दिस, ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं एज सुन एज आई सेड दिस, जैसे ही मैंने ये कहा। एज सुन एज आई सेड दिस का मतलब हुआ जैसे ही मैंने ये कहा, और नो सूनर डिड आई से दिस यानी कि मैंने कहा भी नहीं था उससे पहले ही, देन शी वाइडेंड हर बिग आइज, उन्होंने अपनी आंखें बड़ी कर ली, वाइड है ना चौड़ा, और बड़ी कर ली। शी वाइडेंड हर बिग आइज एंड स्टेयर्ड एट मी, और मुझे घूरने लगी, ये स्टार्टेड स्टेयरिंग एट मी, ऐसे भी कह सकते हैं स्टेयर्ड एट मी, थोड़ा कॉन्वर्सेशनल बनाने के लिए, सेंटेंस को स्मूथ करने के लिए, तो यहाँ पर फिर टेंस वगैरह का ना मिलान करते हुए ऐसे ही कह दिया जाता है। सो नो सूनर डिड आई से दिस देन शी वाइडेंड हर बिग आइज एंड स्टेयर्ड एट मी, मुझे घूरने लग गई, राइट। या फिर एज सून एज आई सेड दिस शी वाइडेंड हर बिग आइज एंड स्टेयर्ड एट मी, मेरी तरफ गुस्से से घूरा। नाउ मैं समझ गया कि अब हालात काबू से बाहर होने वाले हैं। जैसे कि एज सुन एज शी वाइडेंड हर बिग आइज एंड स्टेयर्ड एट मी, मैं समझ गया कि अब हालात काबू से बाहर होने वाले हैं। सो आई रियलाइज थिंग्स वर अबाउट टू गेट आउट ऑफ द हैंड, थिंग्स वर अबाउट टू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि होने वाली थी, ऐसे भी कह सकते हैं थिंग्स वर गोइंग टू गेट, थिंग्स वर गोना गेट आउट ऑफ द कंट्रोल, कंट्रोल से बाहर होने वाली थी सारी की सारी कंडीशन जो थी। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने मुंह पे ताला लगाया और वहां से निकल लिया। इस प्रकार के सेंटेंसेस लिखने का तात्पर्य क्या है कि ये हमारे इडियोमेटिक सेंटेंसेस होते हैं। हिंदी में हम क्या करते हैं कि हम इन शब्दों को ट्रांसलेट करने में लगे रहते हैं, जबकि इन बातों को, इन एक्सप्रेशंस को कहने के लिए इंग्लिश में अलग वर्ड्स यूज होंगे, और वो बहुत अच्छे तरीके से कब समझ में आएंगे, जब हम लोगों को रियल टाइम में उन एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करते हुए सुनेंगे। नहीं तो अगर हम सिर्फ ट्रांसलेशन सुनेंगे ना, तो हमें हमेशा ये आदत लगी रहेगी कि यार मुंह पे ताला लगाया, मतलब ताला मतलब तो लॉक होता है, लेकिन मैंने वहां पर करा क्या था, आई जिप्ड माय लिप्स। कभी भी हमको किसी को कहना है, एक तो हम कह देते हैं शट अप, वही मतलब है मुंह बंद कर लो, राइट। और थोड़ा सा इडियोमेटिकली कह देंगे जिप योर लिप्स, बिल्कुल मुंह पे ताला लगा लेना। तो मैंने क्या किया, आई जिप माई लिप्स एंड स्नीक आउट ऑफ देयर, वहां से खिसक लिया। ये पूरा का पूरा मैंने थोड़ा सा बिल्कुल नेचुरली हिंदी का कोई भी शब्द यूज नहीं किया। सो आई सील्ड माई लिप्स भी कह सकते हैं, आई जस्ट सील्ड माई लिप्स एंड स्नीक आउट ऑफ देयर, वहां से खिसक लिया। या फिर थोड़ा सेंटेंस बनाए, हिंदी का यूज करें, थोड़ा ईजी कर ले, तो ऐसे कह देंगे आई शट माई माउथ, शट का शट ही रहता है, तो आई शट माई माउथ एंड गॉट आउट ऑफ देयर, वहां से बाहर हो गया, निकल गया। फिर वही है कि हम हिंदी से मिलान करेंगे तो गॉट आउट ऑफ देयर यानी वहां से बाहर हो गया, ऐसा नहीं है, वो एक्सप्रेशन है, सिचुएशन में क्या मैसेज पहुंचाने के लिए क्या वर्ड यूज हो रहा है, राइट। तो गेट का मतलब हो जाना या चले जाना नहीं है, उन सिचुएशन से आपको कनेक्ट करना होता है। तो आप प्लीज, सो आई शट माई माउथ एंड गॉट आउट ऑफ देयर, या फिर आई सील्ड माई लिप्स एंड स्नीक्ड आउट ऑफ देयर, वहां से मैं निकल लिया। सो इस सेशन के बारे में आप प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इससे थोड़ा बहुत आपको लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ में आ भी रहा है या नहीं, ग्रामर समझ आती है, वर्ड ऑर्डर समझ आता है या नहीं, और कुछ एक्सपेक्टेशंस हमारी तरफ से हैं, कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नहीं तो थोड़ी तारीफ कर दिया करें कभी कभी, जो भी आपका मन करे, लेकिन कमेंट सेक्शन में प्लीज डू राइट समथिंग, लिखिएगा जरूर, राइट। और प्रैक्टिस करते रहें। बाय।